Hello everyone, welcome to Maluka IAS. In this particular video series, we would be taking the previous year MCQs. Let's start. First question is, priority sector lending by banks in India constitute the lending to. What it is saying? Priority sector. That means the sector which are on our priority. हमारे प्रायोरिटी पर क्या होता है? हमारी प्रायोरिटी पर वो होता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, जिसको हम अपना टाइम सबसे पहले डिवोट करना चाहते हैं. दैट मीन्स अब इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में समझिए, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को हम प्रायोरिटी बेसिस पर किसकी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वो होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. दैट मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हम प्रायोरिटी बेसिस पर लैंड करना चाहते हैं. दैट लैंडिंग would be provided by whom? By financial institutes and banks. So, according to the RBI, they are saying every commercial bank, commercial bank, they need to provide 40% of lending to priority sector. Foreign banks, it is also 40%. Now we need to know what are those priority sector. अब आप खुद से सोचिए, प्रायोरिटी सेक्टर वो होंगे, एक तो जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. दूसरा, वो ऐसे सेक्टर होंगे जो कि डेवलपमेंट में जिनका रोल इम्पोर्टेंट है. अब आप खुद से सोच के बताइए कि एग्रीकल्चर में जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड है. सो अप्रोक्स जो है 48% ऑफ पॉपुलेशन directly they are employed in agriculture. Second, in rural areas, directly and indirectly 70% of the population is employed or dependent on agriculture. That's why agriculture would be included. Next, weaker section. As the name suggests, priority basis. Priority basis who need special protection. That means weaker section would be there. Weaker or vulnerable sections. Why? Because they want special protection, special treatment for their upliftment. Now tell me, if A and C, they are included, so there is only one option which included A and C. Now let's see the second statement, micro and small enterprises. As the name suggests, in micro and small enterprises, वो पर्सन इन्वॉल्व होंगे जिनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड है, और उस स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड में वो स्किल्स हैं बट वो कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं. सो इसीलिए उन्हें भी स्पेशल ट्रीटमेंट या ज़्यादा फंड की ज़रूरत है. इसीलिए प्रायोरिटी सेक्टर पर हम प्रायोरिटी बेसिस पर हम उन्हें हेल्प करेंगे और वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर इंक्लूड होंगे. सो इस बेसिस पर हमारा आंसर हो जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव. So, the answer is D, all of the above. So, here is the priority sector. Agriculture, micro, small enterprises, weaker sections, education and housing. Let's proceed to the next question. Which one of the following groups of items is included in India's foreign exchange reserve? The foreign exchange reserve, something which is in the terms of dollar or which will facilitate dollar conversion. बिकॉज जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो रुपीज़ की टर्म में नहीं होता, हम जो है वो डॉलर की टर्म्स में करते हैं. फर्स्ट इज दिस. सेकेंड वन इज
उसके साथ साथ हमारे पास एक वैल्यू होना चाहिए सो दैट कि उस वैल्यू को हम डॉलर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। सो उसी बेसिस पर देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड लोन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। व्हाट इज दैट स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स? IMF, that is International Monetary Fund, they are providing a kind of right. Why? Because IMF जो है वो इकोनॉमीज़ जो हैं उनको एक तरीके से उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने के लिए, लिक्विडिटी बनाने के लिए उन्हें जो है हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। जब वो उनको उनकी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है उनको फैसिलिटेट करने के लिए, स्टेबिलिटी बनाने के लिए फंड प्रोवाइड करवा रहा है, दैट मीन्स जो IMF जो है वो उन्हें एक तरीके से राइट दे रहे हैं कि आप जो है दैट मच ऑफ अमाउंट जो है दैट विल बी बिलोंग्स टू यू। अब वो जब आपको बिलोंग करेगी तो आप जो है उसको ड्रॉ भी कर सकते हो, आप जो है उसको विड्रॉ कर सकते हो। सो ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है IMF प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि आपने जो है IMF में अपना जो है कोटा, आपने जो है अपनी तरफ से आपने एक कोटा जो है वो वहाँ पर अपनी तरफ से उसको कंट्रीब्यूट किया है। उस कोटा की वजह से आपको वोटिंग राइट मिला है, साथ ही साथ आपको जो है एक स्पेशल ड्राइंग राइट मिला है कि आप इतना जो है परसेंटेज या इतना जो है अमाउंट जो है वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। सो ये क्या होगा, इंटरनेशनली ये डॉलर की टर्म्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। SDR जो है IMF की तरफ से 5 कंट्रीज़ जो हैं उनकी करेंसी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, बट क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर में? यस, दैट्स वाई इट्स पार्ट ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो फॉरेन करेंसी एसेट्स तो होगा, SDR भी होगा, बट लोन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज जो है वो नहीं होगा। फर्स्ट, क्योंकि लोन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा, लोन जो है वो एक तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि लोन के ऊपर जो है हमारा रिज़र्व डिपेंड करेगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व अगर कम हो जाता है तो जितना ज़्यादा हम लोन ले लेंगे उतना वो बढ़ जाएगा। बट क्या हमें वो लोन वापस नहीं करना होगा? जब हम उस लोन को वापस करेंगे तो हमारा रिज़र्व कम हो जाने वाला है। तो क्या ये एक सस्टेनेबल वे है? खुद से सोच कर बताइए, इट्स नॉट अ सस्टेनेबल वे। जब ये सस्टेनेबल वे नहीं है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फॉरेन करेंसी एसेट्स। हाँ बिल्कुल है। SDR yes, and gold holding of RBI, that means this is something which RBI possess। जैसे कि मैंने अभी बताया, this is what a value, a wealth, और जो ये वैल्यू या वेल्थ है इसको हम अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाता है बिकॉज डॉलर की फॉर्म में, तो हम जो है डॉलर को पोजेस कर सकते हैं। सो येस, दिस इज राइट। नेक्स्ट जो है फॉरेन करेंसी एसेट्स, लोन फ्रॉम होम, द वर्ल्ड बैंक एंड SDR। देखिए वही लोन इज नॉट अ सस्टेनेबल वे, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट जो है लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, दैट इज ऑल्सो unsustainable way, so we are left with the option B, so our answer is B। yes, it's B, foreign currency assets, gold holding and SDR। SDR क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से अब बास्केट ऑफ 5 कंट्रीज करेंसीज, उसकी बेसिस पर इसका वैल्यू डिफाइन होता है और हमें जो है इसका एक कोटा मिला हुआ है। टू फैसिलिटेट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, बिकॉज प्रीलिम प्रिपरेशन जो है एक टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए, क्लियर कट स्ट्रेटेजी के साथ होनी चाहिए। सो वी आर लॉन्चिंग आर प्रीलिम 22 क्रैश कोर्स इन मालूका IAS, जो कि एक प्रीलिम कम टेस्ट सीरीज कोर्स होगा। 90 डेज 300 आवर, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आपका प्रीलिम का सिलेबस, आपकी रिवीजन और आपकी MCQ प्रैक्टिस जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाई जाएंगी। ये 3 Feb से शुरू होगा, 3 Feb 2022 से, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिवली आपके GS
प्रीलिम ओरिएंटेड सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। उसमें डिफरेंट टीचर्स जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है प्रीलिम के अप्रोच के थ्रू कवर करवाएंगे, जिसमें कि इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो मैं करवाने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको CSET की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपको जो है डेली MCQ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रीलिम के लिए आपका एप्टीट्यूड जो है डेली प्रैक्टिस के बेसिस पर होना चाहिए, वो जो है आपका कवर करवाया जाएगा प्रीलिम क्रैश कोर्स में। साथ ही साथ आपको जो है करंट अफेयर जो है आपका, ताकि आपको अप टू डेट रखा जाए, टू द पॉइंट्स नोट्स जो है क्रिस्प नोट्स आपको दिए जाएंगे टू द पॉइंट, जो कि प्रीलिम ओरिएंटेड होंगे। आपको जो है रिवाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी तरीके का डाउट होता है तो आपको 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, और आपका एग्ज़ाम लाइक टेम्परामेंट बनाने के लिए, सो दैट कि आपको एग्ज़ाम डे की जो एंग्जाइटी है, जो एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर है, आप उसको होल्ड करने के लिए, आप उसको टैकल करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ पूरी तरीके से। इसीलिए आपको प्रीलिम मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सो ये सब कुछ होने वाला है 90 डेज़ में इन 300 आवर्स, और ये शुरू हो रहा है फ्रॉम 3rd of Feb 2022 से। सो आपको है जल्दी से इनरोल कर लेना चाहिए, और आपकी जो है प्रीलिम की एक सीट जो है अश्योर कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा GS का फाउंडेशन कोर्स आ रहा है फॉर 2023 एंड 24 बैच के लिए, जो कि 3rd of Jan से शुरू हो रहा है। सेकंड जो है 10th of Jan से शुरू हो रहा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम रहने वाले हैं, क्योंकि मीडियम जो है इज़ नॉट अ बार, और ये बार होना भी नहीं चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए। जो हमारा मालूका IAS जिस प्रिंसिपल पर आपको अश्योरेंस देता है, दैट इज़ गारंटीड प्रीलिम्स। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो आपको जो है पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो आपको प्रीलिम की, एटलीस्ट प्रीलिम की जो है एक गारंटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसके बाद जो है आप हमारा प्रीलिम्स कम मेन का ये जो GS फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, तो आपको इसके साथ साथ मेंस की जो है अश्योरेंस दी जाती है। 80% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हमारे स्टडी मटेरियल से होंगे, जिससे कि आप जो है मेंस जो है अश्योर्डली जो है क्लियर कर पाएँ। साथ ही साथ हम आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम जो है आपको डेली एक आंसर दिया जाएगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, और ये जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ये मैं करवाने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल लेवल पर, कि एक आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को कैसे फुलफिल किया जाता है, किस तरीके से आपको डायग्राम्स के थ्रू स्ट्रक्चर, और किस तरीके से इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी, वो आपको जो है मैं करवाऊंगी। आपको बताऊंगी कि क्या इंट्रो में आना चाहिए, कैसे आप अपने आंसर को इनरीच कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी। NCERT दे आर द बेस ऑफ UPSC प्रिपरेशन, सो NCERT की क्लासेस ली जाएंगी, और साथ ही साथ आपको NCERT साइनॉप्सिस प्रोवाइड करवाया जाएगा। वीकली करंट अफेयर क्लासेस होंगी अप टू डेट रखने के लिए आपको, सो दैट कि आपको पता चले इकोनॉमी में क्या हो रहा है, किस तरीके से आप अपने स्टैटिक सिलेबस को डायनामिक सिलेबस के साथ लिंक कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो मैं करवाने वाली हूँ, प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, सो दैट कि आपका एप्टीट्यूड प्रीलिम के बेसिस पर भी बना रहे। स्टडी मटेरियल यहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा, सो दैट कि आपको सिलेबस को कवर करने में कोई किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी ना हो। साथ ही साथ रिवीजन इज़ द की, सो रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और जो CSET की क्लासेस हैं वो आदित्य चौधरी सर लेने वाले हैं, जिन्हें 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इनका जो फर्स्ट क्लास है वो 5th of Jan को है। जो ये क्लास का अगर आप डेमो लेना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं इन पर मैसेज कर सकते हो, आपको क्लास का लिंक भेज दिया जाएगा, जो कि एक डेमो क्लास होगी। आपको बताया जाएगा किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ओके, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज सेइंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, फर्स्ट, total value of the goods and services produced by the national, second, sum of the total consumption and investment expenditure, third, sum of the personal income, fourth, money value of final goods and services produced. Tell me what is the definition of the GDP. Pause कीजिए वीडियो को and tell me what is the definition of GDP. Final value of the goods and services. Right. What is the national income? National income means total value of the goods and services, total value in terms of money, in terms of finance. So
this is not something which is produced by nationals. GDP means which is produced within the boundary of our country. It doesn't mean that it is by nationals. Within the boundary, जो फॉरनर है वो भी विदिन द बाउंड्री जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका फाइनल वैल्यू. सम ऑफ द टोटल कंजम्पशन, नो. सम ऑफ द पर्सनल इनकम, नो. मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. नेशनल इनकम जो है वो जीडीपी के साथ ही एसोसिएटेड है. जीडीपी में आप फाइनल वैल्यू जो है वो ले रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की जो आपने टोटल प्रोड्यूस किया. नेशनल इनकम में आप उसकी मनी वैल्यू को साथ में ले रहे हो. सो नेशनल इनकम इज समथिंग इनकम ऑफ अ नेशन. इनकम ऑफ अ नेशन मीन्स इनकम ऑफ अ नेशन जिसमें कि वो कितना जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसका मनी वैल्यू क्या है. सो विदिन द कंट्री, विदिन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री वो मल्टीनेशनल कंपनीज भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, वो इंडियन नेशनल जो कंपनीज हैं वो भी प्रोड्यूस कर सकती हैं. सो इट इज़ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. Now come to the next question. Yes, it's the money value of the final goods and services produced. Next question is which of the following constitutes the capital account? First we need to know what is capital and what is revenue. Revenue is something which is of day to day like activities से जो generate होता है revenue. Capital something which is of long term. So revenue is for short term, day to day, and capital is for long term. So long term basically क्या होता है, long term के लिए होता है long term investment. So जो long term investment होता है वो long term capital gain के लिए होता है. So उसका nature रहेगा आपको उन्हीं सब एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना है जो कि long term investment purpose से हो. So they are saying which of the following constitute the capital account. अभी आपको इतना समझ आया तो आपको उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में वही एक्टिविटीज़ को ऐड करना है. फर्स्ट आ जाता है फॉरेन लोन, ओके. सेकंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट. थर्ड प्राइवेट रेमिटेंसीज, ओके. फोर्थ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. देन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. अभी तक आपने जितना कैपिटल अकाउंट से समझा वीडियो को पॉज कीजिए और ये आंसर देने का ट्राई कीजिए ऑप्शंस के साथ. अब हम देखते हैं. फर्स्ट दे आर सेइंग फॉरेन लोन, ठीक है. सेकंड दे आर सेइंग एफडीआई. हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एफडीआई. एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट जो कि कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, फॉरेन, और वो कहाँ आ रही है, डायरेक्ट मींस डायरेक्टली इनटू अ स्पेसिफिक सेक्टर. इन्वेस्टमेंट है, ओके. इन्वेस्टमेंट से हमें क्या पता चलता है, समथिंग विच इज ऑफ लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, फॉर कैपिटल गेन और प्रॉफिट अर्निंग. ठीक है. फॉरेन दैट मीन्स कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री. डायरेक्ट मीन्स directly into a specific sector. So far we have understood FDI is a long term investment into a specific sector by a foreign country, foreign national, right. Now come to the portfolio investment. Portfolio investment, as the name suggests, investment, right. Investment for what? Investment for earning profit. If investment is for earning profit, it is saying portfolio. That means this investment would be for not for like long term capital gain. It is for capital gain, for earning profit, but it is not of long term nature. But because it's a kind of investment, therefore it would be included under capital because it's for earning na. So that's why it would be included under capital
फर्स्ट फॉरेन लोन्स, लोन्स आर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पजेज के लिए। लोन का अमाउंट जो है आप क्या करने वाले हो, लोन का अमाउंट आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर लगाने वाले हो ना। अब मुझे बताइए, अगर आप पर्सनल लेवल पर लोन लेते हो तो आप या तो हाउसिंग लोन लोगे घर बनाने के लिए, कार लोन लोगे कार बनाने के लिए, क्या आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए लोन लोगे? डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आप लोन नहीं लोगे। लाइक आपको ग्रोसरीज़ का सामान लाना है, आपको जो है आपके डेली के बस का चार्जेस, आपका मेट्रो का चार्जेस ये पे करना है, इसके लिए आप लोन नहीं लोगे। अगर इसके लिए भी लोन ले रहा है दैट मीन्स फाइनेंशियल कंडीशंस आर नॉट गुड। बट आप हाउसिंग लोन ले सकते हो और इंस्टॉलमेंट के थ्रू उसको टाइम टू टाइम पे कर सकते हो। दैट्स वाई फॉरेन लोन जो है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है। दैट्स वाई इट वुड बी इंक्लूडेड अंडर कैपिटल। वाई? बिकॉज फॉरेन लोन वो किस में यूज़ किया जाएगा? डेवलपमेंट में। अब हम बचते हैं ऑप्शन 3 के साथ, दैट इज़ प्राइवेट रेमिटेंसीज। प्राइवेट रेमिटेंसीज मीन्स प्राइवेटली जो रेमिटेंसीज आ रही है। मान लीजिए एक एनआरआई है, वो किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं और वहाँ से उन्होंने हमें कुछ रेमिटेंसीज भेजा है, कुछ अमाउंट जो है उन्होंने अपनी फैमिली को भेजा है। तो जो अमाउंट उनकी फैमिली को भेजा है, फर्स्ट इट इज़ प्राइवेट रेमिटेंसीज, सेकंड वो उसका यूज़ कहाँ करने वाले हैं। वो जो है वन टाइम नहीं होता, वो स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में होता है और मोस्टली जो है वो रेवेन्यू पर्पस के लिए जो है यूज़ कर लिया जाता है। सो प्राइवेट रेमिटेंसीज इसमें इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा तो वो रेवेन्यू अकाउंट है, दूसरा वो रेवेन्यू नेचर का है, दूसरा वो प्राइवेट रेमिटेंसीज हैं, वो गवर्नमेंट के कैपिटल अकाउंट में क्यों आएंगे? इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट अर्निंग, सो प्राइवेट रेमिटेंसीज में नहीं आएंगे। हम बचते हैं ऑप्शन 1, 2 एंड 4 के साथ और 1, 2 एंड 4 है बी। सो आवर आंसर वुड बी बी। लेट्स चेक, it's B, 1, 2 and 4. Why? Because private remittances, they belong to private parties, they are not source of earning for government. दूसरा private remittances जो है it is like a revenue nature. So this is our answer. Next, in the context of Indian economy, open market operation refers to. First we need to understand who perform this open market operation. RBI. RBI controls the monetary situation of our economy by two ways. Some are quantitative, some are qualitative. So these are the measures. Therefore, RBI can improve or can control the inflation situation. So that is RBI. What RBI does is control the inflation situation. It is saying to control the inflation situation. So if OMO belongs to RBI, that means this OMO would be using by the RBI to control the inflation situation. If this OMO is used by RBI, then RBI would be using it to control the inflation situation. Now we need to understand what it is market operation. So for RBI market is buying and selling. But in RBI market, what kind of thing is buying and selling? Securities. What kind of security? RBI would be dealing with the government securities. So for RBI, market operation means buying and selling, and buying and selling of what? Buying and selling of government securities. So RBI through OMO buy or sell government securities to control inflation situation or to control the money supply in the market. Okay. Now read the options. First,
borrowing by scheduled banks from the RBI? Is there any role of scheduled banks in this process? No. So this statement would be wrong. Next, lending by commercial banks to industry and trade. Is it this case? No. Next, purchase and sale of government security by the RBI. As the name suggests, market operation, buying and selling. So C is the right option. We left with this option and C is the right option. So it's C. It's an activity by whom? Central bank to buy and sell government securities. ओके सो थैंक यू फॉर योर टाइम. और हमारा प्रीलिम का कोर्स एंड जीएस फाउंडेशन का कोर्स जो शुरू हो रहा है फ्रॉम 3rd Jan एंड 10th Jan. सो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए और जो है अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एक जो है स्टेप बढ़ा लीजिए. थैंक यू.